नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग दो मुद्दों पर चर्चा आपसे करने वाले हैं। पहला मुद्दा तो आपके एग्जाम को लेकर के है, मेंस को लेकर के, और दूसरा जो मुद्दा है वो आपके पीसीएस और यूपीएससी और आपके एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल है जो कि अभी हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य में जो एक रक्षा समझौता जो किया गया उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये आर्टिकल सीरीज हम लोग अब किया करेंगे, ऐसे ऐसे 1-to-1 डिस्कशन हम लोग किया करेंगे। हालांकि 9:30 PM पर हम लोग लाइव भी आते हैं, तो वहाँ पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज से ये हमारी सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे जो अभी आपकी परीक्षा प्री वाली हुई थी आर की, जिसका एग्जाम मेंस का अभी आगे प्रस्तावित है। संभवतः नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अभी बातचीत करेंगे। हालांकि इन सारी चीज़ों के साथ साथ में अभी बहुत सारे बच्चों का प्री नहीं निकला है और उन्होंने एडमिशन भी मेंस में ले लिया था अलग अलग संस्थानों में, और जो कट ऑफ हम लोगों ने बताई थी अलग अलग संस्थानों के द्वारा बताई गई थी, निश्चित तौर पर वो कट ऑफ नहीं सही साबित हुई। हम लोग की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कट ऑफ गई, जिसका प्रमुख कारण अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पेपर आया, निश्चित तौर पर आसान पेपर था, कट ऑफ हाई जानी थी, लेकिन इतनी जाएगी इसकी संभावना किसी ने नहीं की था। और सबसे बड़ी जो विडंबना है वो हर साल आयोग में जो 4, 5, 6 प्रश्न जो प्लस माइनस किए जाते हैं, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। इस पर जो है इसी चीज़ को लेकर के जो है ज्ञापन दिया गया है आयोग में। निश्चित तौर पर आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर, आशुतोष पांडे जो युवा छात्र नेता हैं उनके द्वारा दिया गया है जो है एक ज्ञापन, और अन्य बाकी साथी गण वहाँ पे उपस्थित थे। तो आयोग इस पर अब एक्शन लेता है कि नहीं लेता वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोग भी अपना प्रयास अपने अपने स्तर पर कर सकते हैं। संवैधानिक दायरे में रह करके अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर बोलने का हक आपका है। आप यूथ हैं, और कहा भी गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप हर वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी किसी से बात करें तो आपके वजन होना चाहिए, आपकी बातों में तार्किकता होनी चाहिए। जब आपकी बातों में तार्किकता होती है तो न सिर्फ कार्यपालिका बल्कि विधायिका और न्यायपालिका भी आपकी बातों को सुनती समझती और उस पर एक्शन लेती है। इसलिए जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं आप निश्चित तौर पर प्रयास कीजिए। आयोग को ज्ञापन दिया गया है, आयोग इस पर क्या डिसीजन लेता है, रिवाइज आंसर की देता है नहीं देता है, रिवाइज रिजल्ट देता है नहीं देता है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन आप अपने अपने स्तर पर या जब भी आप जहाँ भी आपको बुलाया जाए आप जाइए, और एक सीमित जो है दायरे में, सीमित दायरा इन द सेंस की सीमित उसमें अपने उसमें क्या कहते हैं इसको, आप यूँ समझ लीजिए कि चीज़ें ऐसी ना होने पाए कि जब कोई आप आंदोलन खड़ा करें तो उसको किसी एक्सक्यूज के माध्यम से उसको दबा दिया जाए, है ना। आंदोलन जैसा होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से और पूरी तरीके से बिना किसी जो है हो हल्ला के, ठीक है। तो इस पर आप लोग देखिएगा जैसा भी होगा, लेकिन फिलहाल ज़रूरी ये है कि हम हर चीज़ बहुत संवैधानिक तरीके से करें। मैंने पहले भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आपकी बातों में तार्किकता है तो जनता की आवाज़, यूथ की आवाज़ सब तक जाती है। और जिस तरीके से आयोग की कार्यप्रणाली है, मुझे लगता है कि इस पर सरकार और न्यायपालिका दोनों को संज्ञान लेते हुए इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई हर वर्ष जो है आप पेपर किस तरीके से बनाते हैं कि आप एग्जामिनर नहीं सेट कर पाते हैं या उनकी योग्यता ही नहीं होती है, क्या होता है, इस पर जरूर जो है सोचना चाहिए आपको। खाली ये नहीं हो कि बस खाली पेपर बना के छोड़ दिया जाए। बाय द वे, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेंस को लेकर के कि आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए। जिनका प्री हो गया है वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, कहीं से भी तैयारी कीजिए, चाहे आप डिकोड एग्जाम से तैयारी कीजिए, चाहे किसी अन्य संस्थान से तैयारी कीजिए, कहीं से भी तैयारी कीजिए, करिए। डिकोड एग्जाम पर आप जानते होंगे हम लोग कोर्स कराते हैं, वहाँ पर आर्टिकल्स भी आपको दिए जाते हैं जो मैं स्वयं आपको कराता हूँ। बहुत डिटेल्स में आर्टिकल्स कराए जाते हैं आपको ना, डिटेल्स में वहाँ पर आपको बातें समझाई जाती हैं जो न सिर्फ आपके आरओ मेंस के लिए, एसए के लिए, बल्कि यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए भी वो आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अलग अलग सेगमेंट के जो है एसए और सब कुछ बहुत डिटेल्स में कराया जाता है। तो चाहे तो आप डिकोड एग्जाम में मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी अन्य संस्थान में जाकर के आप ज्वाइन करना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो कुछ आपको लगता है आप करिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप डिकोड ही ज्वाइन कीजिए या संस्थान ही कोई ज्वाइन कीजिए, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने पर क्या होता है कि चीज़ें आपकी जो सिस्टमेटिक चलती हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर एक फीडबैक दिया जाता है, आपको आपकी कमियों को वहाँ पर जो है डिनोट कराया जाता है कि भाई आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन तैयारी करना है। आपका प्री निकल गया है तो मेंस की तैयारी कीजिए, और अगर प्री नहीं निकला है तो शोक नहीं मनाना है ना। शोक मनाने पर वाला हमेशा हारता है। शोक नहीं मनाना है, बल्कि अपनी कमियों पर काम करना कि आपने जो कुछ गलती की है। अगर 124, 125 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही थे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी बेहतर थी,
एक तरीके से आयोग की कार्यप्रणाली कह लीजिए या फिर किस्मत कह लीजिए। लेकिन अगर 120 से बिलो 115 से बिलो अगर आपके क्वेश्चन सही थे तो इसका मतलब तैयारी आपकी और मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए फिर अपनी कमियों पर फोकस कीजिए और लगातार तैयारी करिए, ठीक है। लेकिन तैयारी करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेंस में आरओ में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपका हो जाता है वो आता है एसए, और इसके लिए एसए बहुत बेहतर ढंग से हम लोग डिकोड एग्जाम पे कराते हैं। संभवतः आप लोगों ने देखा होगा, एक सैंपल वीडियो, डेमो वीडियो हमने अपलोड भी कराया था आरओ के लिए, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं किस तरीके से एसए लिखना चाहिए। और बाकी प्रयास कीजिए एसए के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स, मैगजीन जो अलग अलग होती हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स और बहुत सारी चीजें आप एसए में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो लिखिए। और पत्र लेखन वाला जो आपका सेक्शन है उसको करिए अच्छे तरीके से। जीएस वाले सेक्शन को भी हल्के मत लीजिए कि 120 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो ठीक ठाक एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा, थोड़ा और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा जीएस को लेकर के, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा प्लीज आप लोग, ठीक है। और बाकी कुछ हेल्प चाहिए आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 8604409201 पर, ये कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चाहे तो वहां से पिक करके मुझसे कोई भी दिक्कत आपको पढ़ाई में आती है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम आज, जो कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आज हम एक आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं, और अब हम लोग इसी तरीके से अच्छे अच्छे आर्टिकल जो न्यूज़पेपर आदि में आते रहते हैं उन पर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो आज एक आर्टिकल क्या है सामने कि अभी हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौते पर जो है साइन किया हुआ है। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या इसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक पार्ट है, यानी कि अगर आप यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस में देखेंगे तो सेकंड पेपर जो आपका है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और पेपर थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी जो सेक्शन है, ये दोनों टॉपिक से कोरिलेट करता हुआ एक टॉपिक है। क्या कुछ है, आइए हम एक एक करके इसको जानते समझते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज, है ना, ताकि अच्छी अच्छी कंटेंट लोगों तक पहुंचता रहे। क्योंकि आजकल क्या है ना, कंटेंट का भरमार बहुत है लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट की कमी निश्चित तौर पर बहुत है। चलिए, मैंने आपसे कहा कि अभी हाल ही में सऊदी अरब और जो है आपके पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौते पर साइन किया हुआ है। क्या साइन है, क्या है उसका मतलब, ये साइन मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताना चाहता हूं। संभवतः आप लोगों ने नाटो की स्थापना सुनी होगी कि नाटो एक जो ग्रुप है कई सारे देशों का, नाटो की स्थापना की गई थी। आप जानते होंगे नाटो की स्थापना क्यों की गई थी। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, ठीक है। सोवियत संघ के बढ़ते हुए वर्चस्व को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए जो है जर्मनी आदि देशों के साथ मिलकर के जो है नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो में कई सारे देशों का एक समूह है अपने आप में, और नाटो में एक संधि है कि अगर नाटो की किसी भी देश के ऊपर अगर कोई देश हमला करता है तो उस देश पर हमला करने का मतलब यह हुआ कि वह नाटो के बाकी सदस्य देशों पर भी हमला कर रहा है, यानी कि नाटो संगठन पर हमला कर रहा है, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सभी देश मिलकर के उस देश के खिलाफ जो एक्शन लेंगे। ये नाटो का एक्चुअली में क्या था, उद्देश्य था। हालांकि नाटो की जो एक तरीके से जिसका रिलेवेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है अमेरिका की वजह से अपने आप पे, क्योंकि बिगड़ैल हो गया अमेरिका, आप जानते होंगे। तो कुछ कुछ इसी प्रकार का रक्षा समझौता दरअसल अभी हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य में हुआ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य में जो रक्षा समझौता हुआ उसमें यही बात कही गई है कि अगर इन दो देशों के ऊपर, अगर किसी भी देश के ऊपर अगर कोई भी बाहर का देश अगर हमला करता है तो यह माना जाएगा कि एक देश पर किया गया हमला दूसरे देश पर भी हमला है। यानी कि अगर पाकिस्तान पर अगर हमला होता है तो माना जाएगा कि सऊदी अरब पर भी आप हमला कर रहे हैं, और अगर सऊदी अरब पर हमला करता है कोई देश तो माना जाएगा कि पाकिस्तान पर भी हमला किया गया। तो दोनों देश एक दूसरे के क्या रहेंगे, पूरक रहेंगे, आप यूं कह लीजिए। अब आप कहेंगे ठीक है सर, रक्षा समझौता तो सर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मध्य में हुआ है, भारत से इससे क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है। आप कहेंगे सर कैसे, सुनिएगा इस बात से। आप जानते होंगे कि आतंकवादी गतिविधियां दरअसल जो है चलाता रहता है कौन, आपका ये जो है पाकिस्तान। और निश्चित तौर पर जो है पाकिस्तान आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, और गड़बड़ करेगा तो भारत अब वो वाला भारत नहीं रहा है कि जब वो शांति के जो है कबूतर उड़ाता रहे, हमेशा शांति की स्थापना के लिए हमेशा कार्य करता रहे। भारत अब बदल चुका है, भारत अब एक्शन लेता है, और भारत एक चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में, साथ में हमारा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है अपने आप में, चौथे पांचवें नंबर के हम रक्षा बजट के मामले में भी हैं अपने आप में, डिफेंस सेक्टर में सबसे मजबूत देश हैं। तो हम किसी से क्यों डरें। लेकिन पाकिस्तान जो है इसको जो है एक तरीके से ये जो समझौता हुआ वो उसको लगेगा कि हम काउंटर करने के लिए हमने इंडिया को ऐसा किया हुआ है। एक जो है
दबाव बना सकता है भारत के ऊपर कि भाई अगर ऐसा कुछ करोगे तो हमारे साथ सऊदी अरब है। ये डर एक्चुअली में पाकिस्तान भारत को दिखा सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि अगर हमने पाकिस्तान पर अगर हमला किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, पाकिस्तान पर हम हमला इसलिए तो नहीं करेंगे कि हमने उसकी जमीन कब्जानी है। हम अगर कभी भी हमला करेंगे तो सिंपल सा उसका रीजन एक ही होगा कि टेरर एक्टिविटीज अगर उसकी होंगी या कोई आतंकवादी हमला हमारे ऊपर होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं बॉस। ठीक है, तो अगर छोड़ेंगे नहीं बॉस तो पर हम हमला करेंगे, और अगर हमला करेंगे तो संधि क्या है कि पाकिस्तान पर अगर हमला कोई देश करेगा तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ एक्शन लेगा, और वो भी तब जब सऊदी अरब भी जो है भारत का एक मजबूत देश है और जो है व्यापारिक देश, साझेदार देश है अपने आप में। मित्रों संबंध भी हमारे सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे हैं। अभी विगत कुछ वर्षों में तो बहुत बड़ा जो है वो हुआ है। भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के रूप में भी है सऊदी अरब का। तो क्या सऊदी अरब भारत के विपक्ष में आकर के खड़ा हो जाएगा, और अगर हम आतंकवाद के विरोध में अगर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और सऊदी अरब अगर हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा, तो क्या ये कहा जाएगा कि सऊदी अरब भी आतंकवादियों का पक्ष ले रहा है, या सऊदी अरब भी इन आतंकवादियों के साथ में खड़ा है? क्या ये क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है? तो एक ये भी प्रश्न चिन्ह होगा। तो निश्चित तौर पर और इस पर जो है सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट तो मुझे नहीं लगता कि लगने वाला, कि सऊदी अरब मुझे नहीं लगता है कि अल्टीमेटली की जो है ध्यान देगा इस पर भारत पर। लेकिन जब बात इंटरेस्ट की आती है ना, तो कई बार कहा जाता है, इनफैक्ट आप सभी लोग जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दरअसल क्या होता है कि ना कोई देश किसी भी देश का परमानेंट दुश्मन होता है, और ना ही कोई देश किसी का परमानेंट जो है क्या कहते हैं मित्र होता है। पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ हमारे संबंध कुछ टाइम पहले बहुत खराब थे, बीच में अच्छे हुए, बीच में ट्रम्प बाबू आ गए तो फिर से जो है डगमग हो गया सारा मामला। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। चाइना के साथ कुछ ऐसा ही था। चाइना के साथ हमारे कई सारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हमारे संबंध थे, बहुत पहले बड़े अच्छे थे, मजबूत थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों में चाइना के साथ हमारे संबंध बहुत उलट हो गए हैं अपने आप में। आपने देखा किस प्रकार से चाइना जो है भारत के अगेंस्ट काम करता रहता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के अड़ंगे की वजह से ही दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं मिली भारत को, आप यह भी जानते होंगे ओवरऑल। तो ये एक बड़ी जो चीज रही है। अब बात ये भी आती है कि सर जी ठीक है, ओके, भारत को इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, जो है रणनीतिक रूप से भी, कूटनीतिक रूप से भी, सैन्य शक्तियों के रूप में भी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी जो है ज्यादा अब निगरानी करने की आवश्यकता भारत को है। यानी कि भारत को इस समझौते को हल्के में नहीं लेना है बॉस। ठीक है, हल्के में लेंगे तो इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अब लग गया होगा कि एक हमारे ऊपर आके बैठ गया सऊदी अरब अपने आप में, तो उसको इस बात का गुमान होगा, और इस गुमान की वजह से वो आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ा सकता है। और वही तब जब अभी हमने घुस करके पाकिस्तान को मारा था तब, तो वो तो जख्म तो जिंदा होगा ना कहीं तो निकलेगा। तो ऐसा स्थिति हो सकती है। इसलिए भारत को अभी कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य सामरिक दृष्टिकोण से भारत को बहुत मजबूत रहने की आवश्यकता है। और सऊदी अरब भी चूंकि व्यापारिक साझेदार है भारत अपने आप में, तो सऊदी अरब के साथ भी मित्रों संबंध है, इसलिए हमें वहां पर भी कूटनीतिक चाल चलनी चाहिए अपने आप में। अब बात एक आती है कि सऊदी अरब जैसा देश जो ताकतवर है, उसने आखिर पाकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर क्यों किया? इसका एक मेन रीजन सुनिए। अभी आपने देखा कि इजराइल ने कुवैत पर हमला किया। आप जानते हो कि कुवैत में ऑलरेडी अमेरिकी जो है सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल ने हमला वहां पर किया। तो अमेरिका ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई जो है सऊदी अरब को कि भाई इजराइल ने कैसे हमला कर दिया। अमेरिका का कहना था कि बॉस हमको तो पता ही नहीं चला कि इन्होंने हमला कर दिया है। ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। नाटो की घटती हुई जो है उसकी प्राथमिकताएं, घटता हुआ उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं खाड़ी देशों को एक खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। सऊदी अरब निश्चित तौर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी चीजों को मजबूत करने के लिए किसी ना किसी पाले में तो जाएगा, और पाकिस्तान उसको ठीक ठाक लगा कि भैया इस एरिया में हमको पाकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहिए। पाकिस्तान इतना वीक भी नहीं है ना, जैसे है भारत से तो बहुत वीक है नो डाउट, बट इतना वीक भी नहीं है कि एकदम पिद्दी सा देश है, ताकतवर है नो डाउट। इसमें कोई दुश्मन को कभी भी जो है आसान नहीं समझना चाहिए, दुश्मन को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, और कम करके आंकेंगे तो आप जो है धोखा खाएंगे ओवरऑल। तो सऊदी अरब को लगा कि भाई जो है ये मामला गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, आप जानते होंगे कि एक अभी हाल ही में समझौता किया गया था
2019 या 20 में समझौता, शायद 2020 में किया गया था, इब्राहिम समझौता शायद किया गया था। इब्राहिम समझौता का उद्देश्य ही क्या था कि इजराइल और खाड़ी देशों के मध्य में जो डिस्प्यूट जो है अपने आप में वो क्या हो, वो खत्म हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो समझौता हुआ था, राजनीतिक और कूटनीतिक सभी तरीके से संबंध इजराइल और खाड़ी देशों के मध्य में अच्छे हों, लेकिन विगत कुछ वर्षों में संबंध अच्छे हुए नहीं, एक्चुअली में चीजें गड़बड़ होती हुई चली गई। तो ये इजराइल अब जानते हैं भाई, इजराइल भी कम तो वो है नहीं, भले ही छोटी कंट्री लेकिन ताकतवर बहुत है अपने आप पे, वो भी रुकती नहीं, किसी से डरती नहीं है अपने आप में इजराइल। तो सऊदी अरब को भी लगा कि भाई इब्राहिम समझौता जो कि अमेरिका की मध्यस्थता में बनाया गया था खाड़ी देशों और इजराइल के मध्य में जो भी डिस्प्यूट था उसको लेकर के, कि भाई ऐसी कोई नौबत ना पाए कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा उधर रसिया यूक्रेन के युद्ध से लेकर के, और जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो वैश्विक लेवल पर ये जो अभी युद्ध वाला मामला, जो सामान्य दृष्टिकोण से चीजें इतनी गड़बड़ चल रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सऊदी अरब को अपने आप को सेव करना जरूरी था कि भाई इब्राहिम समझौता हो गया, नाटो समझौता हो गया, वो उसे कुछ खास रिलेवेंसी उसको लग नहीं रही थी, ये इसकी है कुछ रिलेवेंसी, और खासकर तब जब अमेरिका के होने के बाद अमेरिका के मध्यस्थता में कोई समझौता हो रहा हो, उसकी कोई रिलेवेंसी ना रह जाए, तो निश्चित तौर पर सऊदी अरब को अपना कोई ना कोई ठिकाना ढूंढना था। उसने पाकिस्तान को पकड़ लिया कि बॉस तुम चलो हमारे साथ, है ना। और वैसे भी अगर धार्मिक कारकों के रूप में देखें तो हालांकि इसको खुल के लोग बोलते नहीं, लेकिन मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब भी और मुस्लिम कंट्री एक्चुअली में आपका पाकिस्तान भी है। तो एक पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि मे भी धार्मिक कारक भी हो सकता है। इसका एग्जांपल सुनिए, जैसे कि अभी जब हमला हम लोगों ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, तो तुर्की ने उसका सपोर्ट किया, जो है किसका, पाकिस्तान का। क्यों किया बॉस? तुर्की को तो हमने बहुत हेल्प किया था, न जाने हमने कितनी हेल्प कर दी, लेकिन आपने क्या किया, आपने पाकिस्तान को हथियार दिए, किसके लिए, हमसे लड़ने के लिए। रीजन क्या था? रीजन सिर्फ धार्मिक था और कुछ नहीं कारक था, निश्चित तौर पर। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य धार्मिक संबंध का होना भी, क्योंकि दोनों कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, बहुल्य मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो एक कारक हो सकता है। हालांकि किताबों में, अखबारों में खुल के इस बात को नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन एक कारक निश्चित तौर पर यह जिम्मेदार हो सकता है। तो यह भी कारक हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक अलग केस है। तो ये सारी चीजें हुई हैं अभी, और निश्चित तौर पर इससे भारत को और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान और ज्यादा अपने आप को एक्टिव समझेगा। हालांकि पाकिस्तान जहां एक और अपने खुद के घरों में गृह युद्ध में छिड़ा हुआ है, इकोनॉमी उसकी बहुत ज्यादा कोलैप्स हो रही है, और आतंकवादी खुद ही आतंकवादी गतिविधियों से घिरा हुआ है अपने आप पर। ऐसे में निश्चित तौर पर, और जहां राजनीतिक अस्थिरता इतनी है, जहां पर आर्थिक अस्थिरता है अपने आप में, जहां वहां के जो अन्य लोग हैं, चाहे बलूचिस्तान से लेकर के अन्य लोग जो हैं, वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान को मुझे लगता है कि इन सब बातों पर ध्यान न देकर अपने फोकस करना चाहिए अपनी जो है चीजों को बढ़ाने की। लेकिन ऐसा करता नहीं पाकिस्तान, उसको तो जिद है भारत से लड़ने की। देखा जाएगा इस पर क्या कुछ चीजें आगे होती हैं, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इस रक्षा समझौते को भारत को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको बहुत ज्यादा गंभीरतापूर्वक लेकर के और अपनी सीमाओं को जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और घुसपैठ आदि पर भी विशेष तौर पर फोकस करने की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जहां पर भारत की पकड़ बहुत मजबूत है, और सऊदी अरब इस बात को जानता भी है कि भारत के साथ पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है, जब भारत एक वैश्विक स्तर पर एक शिरोमणि के रूप में आगे उभर रहा है, और वो भी तब जब एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला तंत्र इस समय कार्य कर रहा है। कोई गठबंधन की सरकार नहीं, मजबूत सरकार है, और अपने इरादों के प्रति क्या है, सरकार भी बड़ी बेहतर ढंग से काम करे, और खासकर तब जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, जो कि वैश्विक लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विगत कुछ वर्षों में उन्होंने निश्चित तौर पर अपनी भारत की पकड़ को बहुत मजबूत बनाया है। खैर, तो ये सब बातें हो सकती हैं। बाकी आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं कि आखिर इस समझौते ज्ञापन का भारत पर क्या असर पड़ेगा, या वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ेगा, ये कई सारी बातें वहां पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि पाकिस्तान पर जब हमने हमला किया था तो उस समय तुर्की और चीन के अलावा किसी देश ने सपोर्ट किया नहीं था एक्चुअली में, सऊदी अरब ने तक नहीं किया था, बाकी तो बात छोड़िए, इसका दामन अभी पकड़ लिया अपने आप में। हालांकि
पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ में साइन करने का एक रीज़न यह भी हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत डाउन है और अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को मजबूत करने के लिए भी पाकिस्तान इस समझौते पर साइन किया होगा। तो कई सारे इसके पहलू हो सकते हैं। आपकी अपनी राय इस पर क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये इस रक्षा समझौते से भारत को डरने की आवश्यकता है या नहीं है, या अगर आपकी कुछ व्यक्तिगत राय इस पर होती है तो आप निश्चिंत होकर के मुझे बता सकते हैं, खुलकर अपनी बात भी रख सकते हैं। बाकी आप सीधे तौर पर मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं और ऐसे लगातार आर्टिकल हम लोग अब ऐसे 15-20 मिनट में ऐसे कर लिया करेंगे। तो आप लोग को अगर ये आर्टिकल अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नए आर्टिकल में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।